जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास का। यह हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट और सी टेट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चलेगी कैसे प्रश्न जो है वो यूपी टेट और सी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को और पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या मध्य किशोरावस्था से? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की जो भावना है वो मध्य किशोरावस्था से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, जिसकी आयु 13 से 15 वर्ष मानी गई है। और एक और प्रश्न बनता है कि टोली की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? कि टोली की अवस्था तो वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या स्टर्न ने? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्पीयरमैन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर बहुकारक सिद्धांत की बात की जाए तो उसके जो प्रतिपादक हैं वो है थॉर्नडाइक। बिने, स्टर्न और टर्मन ये तीनों ही एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्णन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने, जुंग ने, मन ने या ऑलपोर्ट ने? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने, किसने? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन 3 प्रकार से किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व? तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो, सामाजिक और सामाजिक, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेट भी कर सकते हैं, किसी किसी प्रश्न में हो जाता है, ठीक है, सभी प्रश्न में नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से या फिर अधिगम का सिद्धांत से? कोहलर जो हैं वो अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान नाम था। और ये किससे संबंधित है? तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह कहलाती है सीखने का पठार, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, सीखने का क्रियाप्रसूत अनुबंध का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया या सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया? तो देखो, इसमें सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी बीएफ स्किनर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया, कुत्ते पर प्रयोग किया, ये भी आपको पता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, ये सभी आपको पता है। तो सीखने का बस समग्र जो सिद्धांत है वो हल ने दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। यह एक शिक्षा का दर्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के जो प्रतिपादक है अभी हमने पढ़ा कि वो हैं स्किनर, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? चूहे पर प्रयोग किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? गैसेल ने, हॉर्लॉक ने, मेरेडिथ ने या डगलस और हॉलैंड ने? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन गैसेल का है। ठीक है, कथन बार बार रिपीट होते रहते हैं तो इसलिए इन्हें कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है कॉल एवं ब्रूस का, ड्रेव हल का, डिहान का या क्रो एंड क्रो का?
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। मैंने कहा है कि बार बार रिपीट होते रहते हैं कथन, तो इसलिए इन्हें कहीं नोट कर लें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? रेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वर्डवर्थ ने? तो मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रैशमर ने, युंग ने, कैनन ने या स्पेंजर ने? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? वो की है क्रैशमर ने, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। और युंग ने क्या किया है? मैंने आपको अभी बताया कि युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैनबोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गोल्टन का, रॉस का या वुडवर्थ का? तो फ्रांसिस गोल्टन को सृजन शास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम आंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम आंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम आंतरण का या कोई भी अधिगम आंतरण का? तो देखो, जब एक काम हम सीख रहे हैं और सीख चुके हैं, उसी के थ्रू हम दूसरा नया काम, उससे भी अच्छा, उससे भी एडवांस लेवल पर काम सीख रहे हैं, तो वह ऊर्ध्व अधिगम आंतरण के अंतर्गत आएगा। यहाँ देखो, एक प्रश्न को ध्यान से देखो, पढ़ो। एक बालक साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यानी साइकिल चलाने का लाभ उसे मोटर बाइक चलाने में मिल रहा है, तो यह ऊर्ध्व अधिगम आंतरण का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या गेस्टॉल्ट ने? तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? इन्होंने अपना प्रयोग जो किया वो बिल्ली पर किया। इनका यह कहना है कि व्यक्ति बार बार गलती करता है, किंतु बार बार किए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा बिल्कुल सही है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने पुस्तक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान? तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा से संबंधित है। बाकी सारे के सारे, यानी ये वाला और ये वाला, सभी के सभी अधिगम से संबंधित है। बस ये जो है ये अभिप्रेरणा से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? तो इनमें से बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। सीखने के मुख्य नियमों को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों नियम दिए हैं। बहु अनुक्रिया नियम भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है, बट ये सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जेलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, बहु आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है वो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक जो थे वो थे कैटल, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं?
तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं और उनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 46। जब जोड़े में होते हैं तो 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? तो इनमें से प्रेरणा की सीमा भी अधिगम के पठार का कारण है, शारीरिक सीमा भी और ज्ञान की सीमा भी, ये तीनों ही अधिगम के पठार का कारण है। विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है, यानी ऑप्शन जो है दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? देखो, ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्रति को 6 भागों में बांटा है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कहीं आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये सही स्तर है। जो सबसे न्यूनतम स्तर है वो है ज्ञान, यानी पहला, जो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कोई विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला बिल्कुल सही है। बाकी जो तीनों सिद्धांत है ना, ये विकास के सिद्धांत हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डमविल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? तो देखो, रॉस ने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य के द्वारा, मार्गन व गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या कॉर्नबैक के द्वारा? तो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा? यह कहा है गेट्स एवं अन्य ने, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होता है। तो इसलिए द्रुतगामी विकास का जो नियम है वो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है वो यूपीटेट और सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यही प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं। इनसे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे प्रश्न जो है वो पेपर में आते हैं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जितना हो सके, और लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।